So the very first MCQ is half-life period for first order reaction is independent of. तो हमें पता है कि इनिशियल कंसंट्रेशन जो होती है और फाइनल कंसंट्रेशन जो होती है कंपाउंड की उससे इंडिपेंडेंट होता है, तो ये हमारे पास बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज dx अपॉन dt इज रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू, तो क्योंकि डिनोमिनेटर में टाइम है तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। MCQ number 3 is rate equation for the hydrolysis of tertiary butyl bromide is independent of concentration of water as reactant because अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जब हम टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड की हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये वाटर एज ए रिएक्टेंट जो है उसमें हम यूज़ करते हैं, तो इसकी कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है। तो इसकी रीज़न ये होती है कि एक तो हमें पता है कि वाटर इज़ यूज्ड एज ए सॉल्वेंट, और इसके अलावा सॉल्वेंट की मिकदार जो होती है वो होती है सोल्यूट से ज़्यादा होती है। तो हमारे पास ए एंड बी बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट, तो हम लोग डी ऑप्शन को चूज करेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज drawing a graph between concentration change with time gives as। तो अगर इसमें किसी भी चीज़ का इफेक्ट नहीं हो रहा, टेम्परेचर वगैरह का या कंसंट्रेशन किसी भी चीज़ का, तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। एमसीक्यूज नंबर 5 इज रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर बिकॉज। अब जैसे जैसे हम लोग किसी भी रिएक्शन में टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो हमें पता है कि इफेक्टिव कोलिजन्स जो होती हैं उनके अंदर रिएक्टेंट्स के अंदर शुरू हो जाती है, ठीक है। कोलिजन एटम्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करना शुरू कर देते हैं ड्यू टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे हमारे पास जिसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पे कोलिजन फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज करना शुरू कर देती है। नेक्स्ट इज हाफ लाइफ का एक फार्मूला गिवन है। अब इसमें वो पूछ रहे हैं कि इसमें एन जो है ये क्या चीज़ डिनोट कर रही है। एन जो है हमारे पास यहाँ पे आप तो यहाँ पे हमारे पास जो n है आपने इसको नंबर ऑफ मोल्स कंसिडर नहीं करना, बल्कि ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। MCQ नंबर 7 है हमारे पास एट द स्टार्ट ऑफ अ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स डिक्रीज। शुरू में रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन का पूछा हुआ है हमसे कि शुरुआत में जब एक रिएक्शन होता है तो उसमें रिएक्टेंट्स जो होते हैं उनकी कंसंट्रेशन रैपिडली डिक्रीज करती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है रेट कांस्टेंट इज डिनोटेड बाय। तो रेट कांस्टेंट जो है वी नो इट रियली वेल कि हमारे पास के से डिनोट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि रेट इज इक्वल्स टू के एन और, ठीक है। हमने इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने का हमारे पास ये फिनोमेना होता है कि अब जितने हमारे पास नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स का जितना हमारे पास यहाँ पे गिवन होगा, यहाँ पे एक गिवन है तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है, ठीक है, क्योंकि इसकी पावर भी 1 है ना। नेक्स्ट है हमारे पास कि द रेट ऑफ रिएक्शन। अब हमने करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है इसके बारे में, तो अगर हम लोग स्टेटमेंट्स देखें, द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज एज द रिएक्शन प्रोसीड्स, डिक्रीज एज द रिएक्शन प्रोसीड्स या रिमेन्स अनचेंज। तो हमें पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या करता है, डिक्रीज करता है। रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑन, अब किस किस चीज़ पे बल्कि वो डिपेंड करता है, डिपेंडेंट ऑन। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, या फिर स्लोएस्ट स्टेप की कंसंट्रेशन, स्लोएस्ट स्टेप हो या फिर ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो हमारे पास हमें पता है कि ये जो है स्लोएस्ट स्टेप के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड। तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों की बात हो रही है तो वो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, ठीक है। MCQ नंबर 13 हाफ लाइफ कैन बी फाउंड आउट फॉर अ रिएक्शन ऑफ। हाफ लाइफ जो हमारे पास हाफ लाइफ का ऑर्डर होता है, हमें पता है कि हाफ लाइफ के लिए 0 ऑर्डर यूज होता है, ठीक है। इस चीज़ को आपने याद कर लेना है कि हाफ लाइफ के लिए जितने भी ऑर्डर अगर आपको गिवन है तो उसमें आपने 0 ऑर्डर को चूज करना है। नेक्स्ट है रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड बाय कैलकुलेटिंग। तो रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जब हम लोग किसी भी चीज़ की
कंसंट्रेशन में कोई चेंज देख लें तो उसमें हमें रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट हो सकता है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। एमसीक्यूज नंबर 15 है द स्लोप ऑफ द कर्व obtained by plotting concentration change with time is actually, तो यहाँ पे हमें पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन अगेन डिस्कस हो रहा है। एमसीक्यूज नंबर 16 है हमारे पास कि एज द टाइम इंटरवल अप्रोचेस जीरो द एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट बिकम्स, कि जब जीरो टाइम इंटरवल होगा तो इसमें हमारे पास एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट जो होता है वो बिल्कुल इक्वल हो जाता है, इक्विलिब्रियम पे आ जाता है। यानी 17 है हमारे पास कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट्स इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट ड्यूरिंग हाफ लाइफ पीरियड, तो हाफ लाइफ की बात हो रही है, तो हाफ लाइफ में हमें पता है कि 50% जो एलिमेंट होता है वो रिएक्टेंट्स होता है वो कन्वर्ट किया जाता है प्रोडक्ट के अंदर। 18 है द हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल, तो इनिशियल कंसंट्रेशन जो है उससे इंडिपेंडेंट होता है ये, ठीक है। आपको वही एमसीक्यूज बार बार जो है ऐसे घुमा फिरा के पूछे जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट इसके अंदर एक ही चल रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास कि द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन कैन बी लोअर्ड बाय, हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे कर सकते हैं, तो हमारे पास जो इसका करेक्ट ऑप्शन है, हमें पता है कि जो एंजाइम्स होते हैं, जो कैटलिस्ट्स होते हैं, ठीक है, कैटलिस्ट यूज किए जाते हैं ताकि जितने भी हमारे पास रिएक्शंस हैं वो फास्ट हों, ठीक है। और हमें पता है कि कैटलिस्ट जो होते हैं वो खुद यूज नहीं होते, बल्कि वो क्या करते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं, ठीक है। रेट एक्सप्रेशन हैव अ नेगेटिव साइन फॉर, तो नेगेटिव साइन जो है हमारे पास किस वजह से होता है, तो ये हमारे पास डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट्स की वजह से होता है। नेक्स्ट है कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन चेंजेस विद चेंज इन टाइम, विद चेंज इन, तो कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन जो है वो किस चीज़ के साथ चेंज होती है, तो हमें पता है कि अगेन रिएक्टेंट आयन कंसंट्रेशन की वजह से। स्पेक्ट्रोमेट्री इज यूज्ड व्हेन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एब्जॉर्ब, तो स्पेक्ट्रोमेट्री एक ऐसा मेथड है जिसमें हम लोग किसी भी किस्म की लाइट जो होती है उसको या कोई भी किस्म की रेडिएशन जो होती है उसमें हम लोग करते हैं, तो क्योंकि यहाँ पे यूवी रेज, यूवी रेडिएशंस, इंफ्रारेड रेडिएशंस, विजिबल रेडिएशंस सब की बात हो रही है, तो रेडिएशंस ऑल ऑफ दीज विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन कैन बी अंडरस्टूड बाय, हम लोग किसी भी रिएक्शन का मैकेनिज्म किस तरह समझ सकते हैं, तो इसके लिए हमें एक्सपेरिमेंटल डिटेल्स रिक्वायर होती हैं। नेक्स्ट है रेट ऑफ रिएक्शन हैज, रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट अगर हम देखें तो हमारे पास जो करेक्ट यूनिट होता है रेट ऑफ रिएक्शन का, तो वो हम लोग यूनिट एज मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है, ये करेक्ट इसका हमने प्रीवियस वीडियो में जब डिस्कस किया था इस चैप्टर को तो हम लोगों ने इसमें मोल्स निकालना सीखे थे कि किसी भी आपने अगर रिएक्शन ऑर्डर का यूनिट निकालना है तो आप उसको कैसे निकाल सकते हैं। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट चेंजेस इट्स वैल्यू विद, तो स्पेसिफिक जो हम लोग यूज करते हैं उसमें स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट जो होता है इट चेंजेस इट्स वैल्यू विद चेंज इन टेम्परेचर, क्योंकि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट है स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट इज आल्सो नोन एज, तो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की बात हो रही है तो ये हमारे पास वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड, 27 है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम लोग थ्योरेटिकली नहीं बल्कि एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है when rate of reaction is measured by the amount of radiation absorbed is called, तो amount of radiations की absorb की बात हो रही है तो ये हमारे पास फिर से स्पेक्ट्रोमीटर की बात हो रही है, ठीक है। स्पेक्ट्रोमीट्री एक मेथड है जिसमें रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करके रेट ऑफ रिएक्शन मेजर किया जाता है।
अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास के dx अपॉन dt इज रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्रेशन वेयर dx इज। अब इसमें dx को हमने डिनोट करना है कि ये क्या होता है, तो हमें ये पता है कि वेरी स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन है ये बेसिकली हमारे पास, ठीक है, सी ऑप्शन। स्मॉल स्मॉल चेंजेस जो होती हैं उनको dx से डिनोट किया जाता है, और अगर लार्जेस्ट चेंज हो तो वो नेक्स्ट है, if the concentration of reactants is in a chemical reaction is unity, the rate is called specific rate constant, ठीक है, यूनिटी अगर हो तो उसको स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कहते हैं। नेक्स्ट है, as the hydrolysis of ester proceeds, more and more acid is formed। तो इसका जो ग्राफ होगा हमारे पास वो कैसा होगा, तो ये राइजिंग ग्राफ होगा, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे बताया है ना हमें कि मोर एंड मोर प्रोडक्ट्स इज बीइंग फॉर्म्ड, तो ये राइजिंग ग्राफ होगा। हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है, एज रिएक्शन स्टार्ट्स इंस्टेंटेनियस रेट, तो उसमें हम लोग एवरेज रेट को कैसे करते हैं कि जब एक रिएक्शन स्टार्ट होता है तो इसमें हमारे पास शुरू में रेट जो होता है वो हाई होता है, एवरेज रेट हाई होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि वो रेट स्लो होता जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन टू स्पेसिफिक टाइम इंटरवल्स, दो स्पेसिफिक टाइम इंटरवल्स के अंदर अगर बात की जाए तो उसको एवरेज रेट बोलते हैं। नेक्स्ट है, प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया इज बाय हेबर्स प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, अमोनिया जो हम प्रोड्यूस करते हैं तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का क्या मतलब है कि हीट इवॉल्व हो रही होती है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म ड्यू टू, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या होता है, जब हमने पढ़ा था कि जब भी किसी एक मैं अगर आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताऊं, तो सपोज हमारे पास ये एक ग्राफ है, ठीक है, तो इसमें जब हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास यहाँ पे रिएक्टेंट स्टार्ट होते हैं, ठीक है, then it moves like this and then the product is being formed। अब यहाँ पे हमारे पास जो ये है this is called the activated complex, ठीक है, और यहाँ पे जो ये कंप्लीट देखी जाएगी तो इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होगी, और इंजाइम्स क्या करते हैं, इंजाइम्स इसी एक्टिवेशन एनर्जी को बाद में लोअर कर देते हैं ताकि मोर एंड मोर प्रोडक्ट इज बीइंग फॉर्म्ड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म ड्यू टू, तो किस वजह से प्रोड्यूस होता है, इट इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ effective collisions। Next MCQs is initially the rate of reaction for the hydrolysis of ester। तो ester की हाइड्रोलाइसिस में इनिशियली हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो लो होता है, फिर उसके बाद वो अच्छा। नेक्स्ट है dx अपॉन dt इज रेट ऑफ चेंज इज, अच्छा ये फिर वही MCQ जो है वो रिपीट हो रहा है, तो इट इज चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। नेक्स्ट है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज आल्सो कॉल्ड, तो इट इज आल्सो कॉल्ड क्रिटिकल स्टेप। इन जनरल फोटोकेमिकल रिएक्शंस आर ऑर्डर ऑफ, फोटोकेमिकल रिएक्शंस का जो ऑर्डर होता है वो बेसिकली 1 होता है, ठीक है। फिजिकल मेथड ऑफ फाइंडिंग द रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज इन्वॉल्व्स, तो इसमें हमारे पास कैटलिस्ट, ग्राफ, कैलकुलेटिंग सॉफ्टवेयर, इनमें से किसी चीज की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट है कि हेसिस लॉ स्टेट्स दैट द टोटल एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन रिमेन्स सेम रिगार्डलेस ऑफ, इट इज रिगार्डलेस ऑफ रूट टेकन, ठीक है। हेसिस लॉ में यही कहता है ना कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रूट टेकन। नेक्स्ट इज हीट ऑफ सोल्यूशन फॉर NaCl इज, सोडियम क्लोराइड की हीट ऑफ सोल्यूशन क्या होगी हमारे पास, सोडियम क्लोराइड की हीट ऑफ सोल्यूशन बहुत ज़्यादा लो होती है, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारे पास, ये हमारे पास दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो गया हमारे पास थर्मोकेमिस्ट्री का। एंथैल्पी इज द सम ऑफ एन इंटरनल एनर्जी, और इसके अलावा कौन सा होता है, वर्क डन होता है। नेक्स्ट है कि व्हेन डज इट मीन व्हेन अ रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक कब होता है, कि जब हमें पता है कि कभी जब हम लोग कोई दो रिएक्टेंट्स को मिक्स करें या कुछ भी हम लोग एक रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो जब हीट बाय द सिस्टम होती है ना, सॉरी फ्रॉम द सिस्टम होती है टू द सराउंडिंग, तब हमारे पास हीट जो है वो हमें पता लगता है कि ये सिस्टम जो है ये, यानी जो रिएक्शन हो रहा है वो एक्सोथर्मिक है। लेकिन अगर वो एब्जॉर्ब कर रहा है सराउंडिंग से, तो फिर वो एंडोथर्मिक होता है। नेक्स्ट इज थर्मल एनर्जी इज ऑल्सो कॉल्ड। तो थर्मल एनर्जी को हम लोग इसके अलावा क्या कहते हैं, हीट एनर्जी कहते हैं। आपने ये नहीं कहना कि टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी या फिर इंटरनल एनर्जी, इसको हीट एनर्जी कहते हैं। अच्छा, हेसिस लॉ इज अ सिंपल एप्लीकेशन ऑफ। तो हेसिस लॉ हमें पता है कि जब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जब पढ़ते हैं, तो हमें पता है कि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात हो रही है, दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ पे हमारे पास हेसिस लॉ इज अ सिंपल एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज पॉजिटिव वैल्यू। तो पॉजिटिव वैल्यूज के लिए अगर हम लोग अपने माइंड में ये बातें याद रखें, इफ द वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, तो हमारे पास क्या होता है कि जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज हीट अब्सॉर्ब बाय सब्सटेंस एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू। सो इट इज बेसिकली इक्वल टू heat of enthalpy. It is called the heat of enthalpy basically. What is the correct equation to find heat of neutralization using glass calorimeter? ग्लास कैलोरीमीटर के लिए जो हमारे पास इक्वेशन यूज होती है, it is Q is equals to M multiplied by S multiplied by del T. Next is to remove an electron from an atom is always। तो ये हमारे पास जो है एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। ठीक है, the very next MCQs is the reaction that release heat is called। तो ये तो बहुत आसान है, हमें पता है कि उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। What is the value of 1 calorie in joule? तो 1 कैलोरी जो होती है हमारे पास वो 4.18 जूल्स के इक्वल होती है। The statement of energy, the statement energy of system and surrounding is conserved is related to which law of thermodynamics? तो एनर्जी जब कंजर्व होती है तो इट इज नोन एज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट इज जूल इज द यूनिट ऑफ। तो जूल हमारे पास किस चीज का यूनिट है, तो ये तो हमारे पास पता है कि हीट का भी है, एनर्जी का भी है और वर्क का भी है। अब हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग चेंज इन हीट एनर्जी एंड देयर स्टडी इज कॉल्ड। तो जब हम लोग चेंज इन हीट पढ़ते हैं तो हम लोग उसको थर्मोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन व्हेन 1 मोल ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो जब हम लोगों ने स्टडी किया था एसिड बेस रिएक्शंस में, तो हमने उसकी एक वैल्यू देखी थी कि हमारे पास ऑप्शन डी वाज द करेक्ट, यानी हमारे पास -57.4 किलो जॉल पर मोल था। रिएक्शंस की कुछ वैल्यूज हैं वो बस याद करनी है जो आपकी बुक्स में गिवन है, उसके अलावा कोई भी इस तरह से मुश्किल चीज नहीं है। नेक्स्ट इज विच ऑफ दीज हैव अ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एंथैल्पी। तो हमें पता है कि कंबशन रिएक्शंस जो होते हैं ये नेगेटिव होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो न्यूट्रलाइजेशन होते हैं ये भी नेगेटिव होते हैं, और एटमाइजेशन जो होते हैं हमारे पास ये पॉजिटिव होते हैं। ठीक है,
एन एंथैल्पी साइकिल यूज टू कैलकुलेट द लेटेस्ट एनर्जी इज, तो हमने पता है कि बॉर्न हैबिट साइकिल जो होता है इट इज यूज, ठीक है। फॉर द रिएक्शन NaOH and HCl, sodium chloride and water are formed. The change in enthalpy is, अब इसमें हमें जो ऊपर हमें बात की थी कि एसिड और बेस की, तो उसकी इस रिएक्शन की इंथैल्पी हमने याद की थी। अब अगर हम इसका इस इंथैल्पी का नेम देंगे तो हमें पता है कि एसिड बेस रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, सो इट विल बी कॉल्ड द इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। Type of reactants or products decide the nature of method of adapting for finding, तो हम लोग इसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो टाइप्स होती हैं वो क्या चीज़ फाइंड करने में हेल्प करती हैं, तो इट हेल्प्स अस टू फाइंड द इंथैल्पी। हैसेस लॉ इज आल्सो नोन एज, तो इट इज़ द, एक तो हमें पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ये एनर्जी है, ठीक है, और इसके अलावा ये लॉ ऑफ हीट समेशन भी है। नेक्स्ट है कि SI यूनिट फॉर चेंज इन केमिकल रिएक्शन इज, तो हमें पता है कि जॉल पर मोल भी होता है और किलो जॉल पर मोल भी होता है। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। हीट इज द एनर्जी दैट फ्लोज अक्रॉस द, अब जब हम लोग एनर्जी देखते हैं तो हीट यानी किस किस चीज़ में मूव करती है, तो बाउंड्रीज ऑफ द सिस्टम में मूव करती है, ठीक है। बाउंड्री होती है ना जो सिस्टम को और सराउंडिंग को जो है सेपरेट करती है, तो इस वजह से इट मूव्स अक्रॉस द बाउंड्री। सो इन थर्मोडायनेमिक्स टर्म बाउंड्री सेपरेट्स, किस किस चीज़ को सेपरेट करती है बाउंड्री, अभी मैंने आपको बताया कि इट सेपरेट्स द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग। नेक्स्ट इज इंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम इज गिवन एज, तो अगर हम लोग इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से देखें तो हमारे पास जो ये वाली वैल्यू है दिस इज द करेक्ट वन, ठीक है। जो हमारे पास इंथैल्पी होती है इट इज इक्वल टू द इंटरनल एनर्जी एंड द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। At which of the following temperatures standard enthalpies are measured, तो स्टैंडर्ड इंथैल्पीज को मेजर करने के लिए जो टेम्परेचर यूज किया जाता है इट इज 298 केल्विन। टेम्परेचर एंड वॉल्यूम इन एन एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंट आर पार्ट ऑफ, टेम्परेचर और वॉल्यूम किसका पार्ट होते हैं, टेम्परेचर और वॉल्यूम जो होते हैं वो स्टेट का पार्ट होते हैं। नेक्स्ट है कि इफ वाटर इज प्रेजेंट इन अ कप प्लेस्ड ऑन अ टेबल, व्हाई वी why will be the system what will be the system in this case, कि अगर हम लोग एक कप के अंदर गर्म पानी डाल दें, ठीक है, या फिर उसके अंदर पानी डाल दें, तो उसके अंदर सिस्टम क्या चीज़ है, तो उसके अंदर जो सिस्टम है हमारे पास वो वाटर है। बाउंड्री जो होगी वो कप होगा और इसके अलावा जो सराउंडिंग होगा वो कप से बाहर का एरिया होगा। नेक्स्ट है कि स्ट्रॉन्ग एसिड कैन बी इन्वॉल्व्ड इन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन विच इज टर्म्ड एज, एसिड्स जो होते हैं एसिड बेस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, तो ये बार बार एक ही चीज़ रिपीट हो रही है, आपने इसमें सिर्फ अपने ब्रेन को यूज़ करना है। नेक्स्ट है कि हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली, तो डायरेक्टली हम किस किस का मेजर नहीं कर सकते, इनके अलग अलग स्टेप्स होते हैं, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन इन सब की मेजर नहीं की जा सकती। इस चैप्टर में से ज़्यादातर एमसीक्यूज आपकी बुक में से ही गिवन है, जो आपके चैप्टर वाइज जो आपके नोट्स होते हैं उसी में से गिवन है। A reaction which does not occur in nature are, नेचर के अंदर कौन से रिएक्शंस अकर नहीं करते, नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड टू अ सिस्टम बाय, कैसे हम लोग उसको कर सकते हैं, बाय डूइंग वर्क। अ स्टेट फंक्शन डिपेंड्स अपॉन द, स्टेट फंक्शन किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन बोथ द इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन ऑफ द सिस्टम, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करते, वो वेरिएबल होते हैं।
स्टेट फंक्शंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ, अभी वही बात जो मैंने अभी आपको बताई है कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड, ठीक है। नेक्स्ट इज दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ स्टेट फंक्शंस। तो हमारे पास हम लोग जब स्टेट फंक्शंस देखते हैं तो इसमें हमारे पास टेम्परेचर, वॉल्यूम, एंथैल्पी, ये तो स्टेट फंक्शंस है, बट हीट इज नॉट अ स्टेट फंक्शन, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर यूज हो रहा है ना, हीट इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। नेक्स्ट है कि स्टेट फंक्शन इज द डैश प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम। तो हमें पता है कि इट इज द मैक्रोस्कोपिक फंक्शन, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। नेक्स्ट इज वर्क डन ऑन द सिस्टम इज, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो वो पॉजिटिव होगा, बाय द सिस्टम होगा तो नेगेटिव होगा। Knowledge obtained through the thermodynamics is used to explain which of the following property। तो जब भी हम लोग थर्मोडायनेमिक्स से कोई भी इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं तो उसकी यूटिलाइजेशन हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए होती है, रिएक्टेंट्स के दरमियान या फिर जो भी हमारे पास रिएक्शन हो रहा होता है उसके दरमियान, ठीक है। हीट ऑफ कंबस्शन इज ऑलवेज अप, सो हीट ऑफ कंबस्शन की हमारे पास ये किस किस्म का रिएक्शन होता है, क्योंकि कंबस्शन की बात हो रही है तो कंबस्शन हमारे पास एक्सोथर्मिक होते हैं, ठीक है। Heat of enthalpy and heat of internal energy have same values for the reactions in dash phase। अब कौन से फेज में होते हैं इनके अंदर, तो ये भी हमारे पास MCQs गिवन है कि गैसियस फेज में दोनों की जो वैल्यूज होती हैं वो सेम होती हैं। एनीथिंग अंडर टेस्ट और ऑब्जर्वेशन इन लेबोरेटरी इज कॉल्ड, तो भाई हम लोग क्या कहते हैं कि जब कोई भी ऑब्जर्वेशन के अंडर हो तो जो चीज़ ऑब्जर्वेशन के अंदर होती है उसको हम सिस्टम कहते हैं, ठीक है। आज हम कोशिश करेंगे हम एटलीस्ट 90 MCQs कवर करें। The sum of energies present in the mixed reaction mixture or system is called, तो it is called basically the internal energy। definition से given है basically यहाँ पे। in exothermic reaction forward reaction needs, फॉरवर्ड रिएक्शन को क्या चाहिए होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन को कोई चीज़ नहीं चाहिए होती जब उसके अंदर कैटलिस्ट वगैरह होंगे। जब रिएक्शन हो रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, तो उसमें किसी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती क्योंकि वो ऑलरेडी जो है हीट इवॉल्व कर रहा होता है। एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड इन, तो एनर्जी जो होती है वो किस किस चीज़ में एब्जॉर्ब होती है, बॉन्ड ब्रेकिंग में भी और इसके अलावा एंडोथर्मिक रिएक्शंस में भी। तो यहाँ पे हमारे पास ए एंड बी आर द करेक्ट ऑप्शन, यानी ऑप्शन डी। काइनेटिक एनर्जी इज द सम ऑफ, तो इट इज द सम ऑफ रोटेशनल, वाइब्रेशनल एंड ट्रांजिशनल मोटर मोशन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट फंक्शन, इसमें से स्टेट फंक्शन कौन कौन सा है, इसमें हमने बताना है कि कौन सा स्टेट फंक्शन नहीं है। तो अगर हम नहीं है की बात करेंगे तो वर्क इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज एक्चुअली, इट इज एक्चुअली द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बॉन्ड फिशन इज एसोसिएटेड विद, इट इज बेसिकली एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है, बॉन्ड फॉर्म होता है, एनर्जी लॉस होती है। एनर्जी चेंजेस इज गवर्न्ड बाय, एनर्जी चेंज किस चीज़ की वजह से जो है किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, सो इट डिपेंड्स अपॉन द एंथैल्पी। नेक्स्ट इज थर्मोकेमिस्ट्री इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न अबाउट। हम थर्मोकेमिस्ट्री में किस किस चीज़ को स्टडी करते हैं, हम लोग इसमें बेसिकली हीट कंटेंट को स्टडी करते हैं क्योंकि थर्मोकेमिस्ट्री है तो हीट की बात होगी। नेक्स्ट इज डीकम्पोजिशन ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज अ, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस जितने भी होते हैं वी नो इट रियली वेल दैट डीकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक रिएक्शंस बिकॉज एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड और समथिंग, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम ऑफ अ सिस्टम डिपेंड्स ओनली अपॉन, चेंज इन वॉल्यूम किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है हमारे पास, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल कंडीशंस, ठीक है। रिएक्शन ऑफ सोडियम विद वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ, तो सोडियम और वाटर, सोडियम और वाटर का जो रिएक्शन है NaOH फॉर्मेशन जो होती है हमारे पास, इट इज़ द एग्जांपल ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शन क्योंकि हम इसमें से वाटर और सोडियम को अलग अलग कर सकते हैं। द एंथैल्पी चेंजेस ऑफ अ रिएक्शन
which involves the formation of atom from its element at standard temperature pressure is called the enthalpy of atomization. तो आज के लिए हमारे पास ये एमसीक्यूज काफ़ी थे। होपफुली ये आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। अगर आपको ये एमसीक्यूज हेल्पफुल लगे हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।